हम लोग अब डायनामिक्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे और डायनामिक्स में सबसे पहले आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स का और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसको ढंग से समझते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। आपको मजा आएगा अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आप समझते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे इसके लिए, और कॉन्सेप्ट्स आप समझेंगे तो क्वेश्चंस भी होंगे। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं, एक्चुअली फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो भी फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप के, वो हैं कौन कौन। तो जैसे आप लोगों ने कुछ फोर्सेस के नाम सुने भी होंगे, जैसे आपने सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सुना होगा आपने। इलेक्ट्रिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। उसके अलावा रस्सी जब टाइट होती है तो उसके अंदर एक फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये कई सारे फोर्सेस है। जहां तक हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की बात है तो वो 12th क्लास का पार्ट है, उसको हम अलग से देखेंगे। और जो न्यूक्लियर फोर्स है, अगेन वो 12th क्लास का पार्ट है। वो हमारे सिलेबस में बहुत ही थोड़ा सा खाली इंट्रोडक्शन है न्यूक्लियर फोर्स का, हमें उसमें डिटेल में जाना भी नहीं है, उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं है। तो हाँ, बस न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है, ये हमें पता होना चाहिए। वो भी अगेन 12th क्लास का पार्ट है। तो हमें जो यूज होने वाले फोर्सेस हैं, हम मोस्टली उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और उनको हम कैसे यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो हमें समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग जब न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को शॉर्ट में हम एनएलएम कहेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को हम शॉर्ट में एनएलएम कहेंगे। और सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो आपके दिमाग में आएगा कि पहली बात की फोर्स होता क्या है। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर या अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी का क्या कर सकता है, उस बॉडी के मोशन को स्टार्ट करा सकता है, या उस बॉडी के मोशन को रोक सकता है, या उसके शेप और साइज को बदल सकता है उस बॉडी के। जैसे आपने एक बॉल पर फोर्स लगाया तो शेप और साइज बदल गया, या उस फोर्स लगाने से बॉडी का डायरेक्शन ही बदल सकता है। तो कोई पार्टिकल जा रहा था, अपने साइड से फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन बदल गया। तो फोर्स क्या कर सकता है कि फोर्स उस बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है। मोशन में उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, उसकी स्पीड को घटा सकता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, और शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो आप ये इन जनरल लिख सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज, क्या क्या चेंज कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, ये बदल सकता है, ठीक है। दूसरा कर सकता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है, उसके शेप और साइज को बदल सकता है, ठीक है। ये फोर्स कर सकता है। तो अगर आप बुक्स में जाते हैं तो लिखा रहता है कि फोर्स इज पुश और पुल। पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब खींचना, ठीक है। तो ये फोर्स कहा जाता है ये है, लेकिन फोर्स कर क्या क्या सकता है, तो ये सारी चीजें फोर्स कर सकता है। स्पीड को बढ़ाना घटाना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना, और शेप और साइज को बदलना, ठीक है। हाँ, फोर्स की अगर पूछा जाए कि फोर्स क्या है, तो फोर्स इज आइदर पुश और पुल, ठीक। अब जैसे हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हैं हम उसको पढ़ेंगे। और पहला जो होगा इसमें वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है, हमें तो यही पता है कि हम अर्थ के ऊपर हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी से जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ब्लैक होल का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मार्कर का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एटम और इलेक्ट्रॉन के भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हर एक मास जो यूनिवर्स में है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसके लिए एक अलग से चैप्टर है सेपरेट, ग्रेविटेशन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि न्यूटन ने ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स है
उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी, सैटेलाइट पर ग्रेविटी, उसके अलग सा चैप्टर है। हमें फिलहाल अभी ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने जो लगाया है उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो पहला फोर्स आता है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अर्थ जो है वो अपने सराउंडिंग में ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, और उस ग्रेविटी के कारण कोई भी मास अगर है, तो किसी भी बॉडी का मास अगर है तो उसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाता है mg का, और ये फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ये अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, जहां पे g क्या है, g अर्थ की प्रोड्यूस की हुई ग्रेविटी है। उसी तरीके से अगर ये मास यहां रख दिया जाएगा तो इसके ऊपर mg का फोर्स अगेन अर्थ के सेंटर की ही तरफ लगेगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात मान सकते हैं कि अर्थ ने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स की वैल्यू mg के बराबर है और डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। तो ये लिख सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ on mass m is mg and direction is towards the center of the earth। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिए कि हम जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, जो डेली लाइफ में हमें दिखता है, हम वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं। तो अगर हम लोग खुद अर्थ के ऊपर अभी खड़े हैं या बैठे हैं तो हमें अर्थ दिख नहीं रहा है, बट हमको ये पता है कि हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं। और हम अर्थ को जब देखते हैं जहां जहां पे आप खड़े हैं बैठे हैं, तो हमको अर्थ स्फेरिकल नहीं महसूस होता है, हमको अर्थ फ्लैट महसूस होता है, क्योंकि इतना बड़ा रेडियस है कि आप अगर थोड़ी सी जगह कंसीडर करेंगे तो वो जगह फ्लैट महसूस होती है। तो ये कोई बाहर से देखेगा तो कहेगा कि भाई इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन अगर कोई मैन इस ब्लॉक के बगल में खड़ा होता तो क्या उसको सरफेस स्फेरिकल दिखाई देती? नहीं, उसको सरफेस फ्लैट दिखाई देती। और अगर इस मैन से बोला जाता तो मैन कहता कि भाई सरफेस एकदम फ्लैट है और इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है रख दिया गया है। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ब्लॉक को रख दिया गया है। तो हमको जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ये कहेंगे कि ये अर्थ की सरफेस है, और इस अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर ब्लॉक रखा है तो इस पे लगने वाला जो mg का फोर्स है ये जा तो रहा होगा अर्थ के सेंटर की तरफ, लेकिन हमको क्या दिखेगा? हमको ये दिखेगा कि ये अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जब भी बनाएंगे किसी ब्लॉक पर लगने के लिए, तो अर्थ की सरफेस को फ्लैट बनाएंगे और mg हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएंगे जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स mg acts perpendicular to the surface of the earth। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि हमने उस ब्लॉक को एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रख दिया, तो ये तो अर्थ की सरफेस है, लेकिन जिसके ऊपर ब्लॉक रखा गया वो इंक्लाइंड सरफेस है, तो अभी mg किधर लगेगा? अभी भी mg सीधे अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। तो हमेशा mg का फोर्स हमको डाउनवर्ड बनाना है और ये हमेशा अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला जो फोर्स आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? नाम से समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जो आते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। आप इस बात को समझिए कि हम लोग हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म 12th में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज जो यूनिवर्स में कोई भी मास है तो उसके अंदर एटम्स हैं,
और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव। तो जब भी दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक हैं तो इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक्सिस में घूमते रहते हैं, ठीक है, अपने एक्सिस में नहीं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, अपने एक्सिस में भी घूमते हैं, जिसको हम स्पिन कहते हैं। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि कोई भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो फोर्स लगाते हैं इसको हम कंबाइंडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ वन एटम applies the electric and magnetic forces on the electron and proton of other atom. These forces is called electromagnetic forces. ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कई तरीके के होते हैं और इसमें से पहला आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो पहला पार्ट आता है इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से समझ में आता है कि कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आता है। तो कभी भी जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, हो सकता है आपके दो हाथ आपस में कांटेक्ट में हो, या आप अगर ग्राउंड के ऊपर खड़े हो तो आपके शूज ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, तो कभी भी जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उन दोनों के कांटेक्ट में होने की वजह से एक सरफेस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूसरी सरफेस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पर फोर्स लगाते हैं। तो जब एक सरफेस के एटम्स दूसरे सरफेस के एटम्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उन फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही है वो, लेकिन वो जो फोर्स दोनों में आया है कांटेक्ट होने की वजह से, इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब अगर, क्योंकि ये फोर्सेस एटम्स की वजह से हैं, तो अगर दो सरफेस दूर हैं तब इनमें कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है, लेकिन जब दो सरफेस एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक दूसरे को प्रेशर अप्लाई करती हैं जिससे कि एटम्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएं, तो उस समय जो फोर्स प्रोड्यूस होता है इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स हम कह सकते हैं व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड अप्लाइज प्रेशर ऑन ईच अदर। मैंने अप्लाइज प्रेशर ऑन ईच अदर इसलिए कहा है कि सिर्फ कांटेक्ट में रहना ही काफी नहीं है, दोनों को एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करके और नजदीक आना पड़ेगा, जैसे कि एटम्स और एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाए, और जब दूरी कम होती है तभी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगा सकते हैं। अगर दूरी ज्यादा होगी तो नहीं लगेगा, इसलिए अप्लाइज प्रेशर ऑन ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ वन सरफेस applies electromagnetic forces on the electron and proton of other surface। ठीक है, तो जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है तो एक सरफेस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूसरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या एक सरफेस का एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हो जब एक सरफेस के एटम दूसरी सरफेस के एटम के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, कैपिटल आर से। ठीक है, तो जैसे ये एक सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया,
तो ये ब्लॉक जो है ये ग्राउंड के ऊपर अगर रखा हुआ है तो ग्राउंड को ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये नीचे गिरना चाहता है पर ग्राउंड नीचे नहीं गिरने देता, तो प्रेशर अप्लाई किया है। तो ग्राउंड के एट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स है जो किसी भी तरफ हो सकता है। तो मैंने कहा मान लो कि कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाया है, तो मैंने ब्लॉक पर कहा कि ब्लॉक पर कांटेक्ट फोर्स जो लगा है वो इस तरफ लगा है। ठीक है, अब ब्लॉक पे जो कांटेक्ट फोर्स लगा है जो इसके एटम्स ने लगाया है इसके ऊपर, इस कांटेक्ट फोर्स का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। और अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, तो क्या इस कांटेक्ट फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? वेक्टर में हमने सीखा था इस बात को। और ये कहा जा सकता है कि अगर मैंने इस एंगल को फाई कहा है तो एक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा और एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो ये आ जाएगा r cos फाई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा उसको कहेंगे r sin फाई। इस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं F, ये फ्रिक्शन है। और ये जो फोर्स है जो वर्टिकली वो लग रहा है इसको लिखते हैं N। N का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। मतलब आप ये समझें कि ओवरऑल कांटेक्ट फोर्स R का है, लेकिन इस R के दो पार्ट्स हैं, और R के जो दो पार्ट्स हैं इनमें से एक पार्ट है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन होता है किस तरफ होता है? ये होता है परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। तो अगर ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में थी तो इन दोनों के कांटेक्ट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लगता है पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। तो वो फोर्स जो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसी के पैरेलल लगता है, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं क्योंकि दोनों कांटेक्ट की वजह से आए हैं, लेकिन इस कांटेक्ट फोर्स को भी हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर सरफेस एंड फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस। हम फ्रिक्शन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को ही फिलहाल अभी हम कंसीडर करते रहेंगे। फ्रिक्शन हम तब सीखेंगे जब हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमें कैसे प्रॉब्लम्स करनी है। तो फ्रिक्शन भी अगर आ जाता है तो उसको हम फिर कैसे डील करेंगे उसके अलग से पार्ट सीखेंगे। अभी हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन में रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरफ लगता है, यह हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस रखता है। और अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या उसके डायरेक्शन है, तो जैसे हमने ब्लॉक को इसके ऊपर रखा तो हमें यह पता है कि ब्लॉक अगर ग्राउंड के ऊपर रख दिया जाएगा तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, वैसे न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता तो होगा ही कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब हर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इस ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स ने इसके मॉलिक्यूल्स या एटम पर इधर फोर्स लगाया है, तो ब्लॉक के मॉलिक्यूल और एटम्स इस ग्राउंड के मॉलिक्यूल एटम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो ये N लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एक्शन और ये उसका रिएक्शन। ग्राउंड के एटम्स ने ब्लॉक पर लगाया N, ब्लॉक के एटम्स ने इसके ऊपर लगाया। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी के ऊपर बना के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसने इसके ऊपर N लगाया होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ब्लॉक रख देते हैं और हम ब्लॉक पर पता करना चाहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन किधर है, तो जिस भी सरफेस के ऊपर रखा है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो अब ब्लॉक पे N सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक रॉड है और इस रॉड को हम इस तरीके से ग्राउंड पर दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। तो अब आप ये समझिए कि कितनी जगह पर कांटेक्ट हुआ है। यहां पर दो जगहों पर कांटेक्ट हुआ है,
यहां पर कांटेक्ट हुआ है तो इधर का नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर N1 और इधर का नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर N2। तो जितनी जगहों पर कांटेक्ट होगा उतनी जगह पर आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर कांटेक्ट एक ही जगह पर हुआ है तो एक ही जगह, लेकिन दो जगहों पर हुआ है तो हमें दो जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन में अगर मैं ये पूछूं कि एक ब्लॉक ऐसे रखा है और इस ब्लॉक को हमने एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, तो मैं पूछूंगा कि कितने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक ग्राउंड से कांटेक्ट है तो ग्राउंड लगाएगा, एक इधर से कांटेक्ट है तो ये लगाएगा, लेकिन दीवार नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट फोर्स तभी जनरेट होता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर प्रेशर लगाती है। प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर ग्राउंड हटा दोगे तो क्या ब्लॉक नीचे गिर जाएगा? मतलब ब्लॉक ने ग्राउंड पर प्रेशर लगाया है तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन होगा। ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड ने कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। लेकिन ये बताओ कि यह दीवार के हटने से ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलता? नहीं हिलता। मतलब ब्लॉक ग्राउंड इस दीवार पर कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा है, और अगर प्रेशर नहीं लगा रहा है तो कांटेक्ट फोर्स भी नहीं होगा। कांटेक्ट फोर्स तब होता है जब दो सरफेस एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करती हैं। सिर्फ टच होने से नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता है, प्रेशर भी अप्लाई होना चाहिए तभी कांटेक्ट फोर्स आता है। तो यहां का कांटेक्ट फोर्स जीरो है, यहां पे कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ऐसा आगे आपको मिलेगा जिसमें हमें दो ब्लॉक्स आ गए, तीन ब्लॉक्स आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो ये दो ब्लॉक्स और ये दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड के ऊपर रखे हुए, और हमें ये पता करना है कि नॉर्मल रिएक्शन कहां कहां लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक की कितनी कांटेक्ट सरफेस है? सिर्फ नीचे वाली कांटेक्ट सरफेस है, और ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है तो प्रेशर अप्लाई हुआ होगा। तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग गया N1 का, जो इस नीचे वाली सरफेस ने इसके ऊपर लगाया। हमारा जो भी डिस्कशन रहता है या स्टडी हम जो करते हैं वो ब्लॉक्स की ही करते हैं। तो ये भी एक ब्लॉक है, हम इसकी भी स्टडी अगर करना चाहेंगे तो आप ये समझिए, इसकी सरफेस ने इसकी सरफेस पर N ऊपर लगाया तो इसकी सरफेस ने इसकी सरफेस के ऊपर N नीचे लगाया होगा। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर इसकी सरफेस ने इसके ऊपर N1 ऊपर लगाया है तो ऊपर वाले की सरफेस ने इसके ऊपर N1 नीचे लगाया होगा। नीचे वाले ब्लॉक को अगर कंसीडर करते हो तो नीचे वाले ब्लॉक की कितनी कांटेक्ट सरफेस है? दो हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाली कांटेक्ट सरफेस ने इस पे N1 नीचे लगाया है, और नीचे वाली कांटेक्ट सरफेस जो ग्राउंड है इसने इसके ऊपर N2 का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया होगा। तो ये ब्लॉक पर दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे, एक ऊपर वाले सरफेस की वजह से आएगा नीचे, एक नीचे वाली सरफेस की वजह से आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जो सर्कल होता है या स्फीयर होता है, नॉर्मल को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये सर्कल का टेंजेंट अगर है तो टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो टच करके जाता है, और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और नॉर्मल हमेशा स्फीयर के या सर्कल के सेंटर से जाएगा। तो आपको ये बात समझनी है कि हम जब भी स्फीयर या सर्कल का नॉर्मल बनाएंगे तो हमेशा उसके सेंटर से ही लाइन को पास करवाएंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये एक स्फीयर है जो कि ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो कांटेक्ट तो है ही, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो ग्राउंड ने लगाया होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इसके सेंटर से ही पास करके जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब आप बनाओगे तो ये टैंजेंट हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर से जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक स्फीयर हो जाए, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इस तरीके से हो सकता है। तो अब इस स्फीयर की कितनी कांटेक्ट सरफेस है? आप कह सकते हो कि दो कांटेक्ट सरफेस है, एक कांटेक्ट इधर है, कांटेक्ट इधर है। इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर इसको हटा देते तो गिर जाता, मतलब इसने प्रेशर अप्लाई किया है। इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ? इसको हटा देते इधर गिर जाता। दोनों जगहों से प्रेशर अप्लाई हुआ, दोनों जगहों से एन आएगा।
अगर ये सेंटर है तो इधर का जो n होगा इस तरफ आएगा n1 और इधर का जो n होगा इधर आएगा n2। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर की तरफ लगेंगे और ये नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे और उसके सेंटर की तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्फेयर के लिए या सर्कल के लिए इस बात को याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर मैंने कुछ बताया आपको कि डायरेक्शन किस तरफ लगते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे जाकर हम ऐसी भी प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पर तीन तीन स्फेयर आ जाएंगे, कांटेक्ट में होंगे और हम नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन वहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं अगर एक क्वेश्चन ही करा दूं कि जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है, यहां पर ठीक है, तो ये दोनों स्फेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये कहीं ना कहीं दो वर्टिकल वॉल्स के बीच में फंसे हुए हैं। तो किस पे एन किधर लगेगा बनाया जा सकता है। अगर हम इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस दीवार ने लगाया होगा n1 का, एक नॉर्मल रिएक्शन इस दीवार ने लगाया होगा n2 का, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ने लगाया होगा n3 का, और ये दोनों आपस में भी कांटेक्ट में है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है और अगर आपस में कांटेक्ट में है तो ये दोनों भी एक दूसरे पर एन लगाएंगे। इसने इसके ऊपर एक एन इधर लगाया होगा, इसको मैं n4 कह रहा हूं। ठीक है, इसकी सरफेस ने इसकी सरफेस पे n4 इधर लगाया होगा, तो ये पलट कर इसके ऊपर n4 वापस लगाएगा, क्योंकि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये दो सरफेस अगर हैं तो इसने n4 इधर लगाया तो ये पलट के इसके ऊपर n4 इधर लगाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगला जो फोर्स है फ्रिक्शन, जैसा मैंने कहा कि फ्रिक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, तो फ्रिक्शन को हम अभी फिलहाल टच नहीं करते, लेकिन अगला जो फोर्स है उसका नाम है टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स जो होता है वो किसी रस्सी में लगता है, ठीक है, या किसी रॉड में लगता है या किसी स्प्रिंग में लगता है। तो जैसे कोई रस्सी है, आप जैसे को खींचते हो रस्सी टाइट हो जाती है। एक ब्लॉक को आपने रस्सी से बांधा, रस्सी खींचा, आपने खींचा रस्सी को, रस्सी टाइट हो गई और ब्लॉक भी चलने लगा। या आपने रॉड से ब्लॉक को पकड़ लिया और रॉड से खींचा तो रॉड भी ब्लॉक को खींचेगी, या स्प्रिंग से ब्लॉक को पकड़ लिया, स्प्रिंग को खींचा तब भी ब्लॉक चलेगा। तो जो स्प्रिंग, स्ट्रिंग या रॉड में जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, तो टेंशन फोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग, रॉड या स्प्रिंग में हो सकती है। तो स्प्रिंग जो है वो कभी पुश नहीं कर सकती है। कोई भी रस्सी को अगर आप पुश करेंगे तो वो स्लैक हो जाएगी या मुड़ जाएगी। रस्सी जो है आप सिर्फ हमेशा इसको खींच सकते हैं। तो स्ट्रिंग हमेशा पुल कर सकती है, लेकिन जो स्प्रिंग होगी या रॉड होगी इससे आप पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जब भी जनरेट होगी तो वो हमेशा पुल करने की वजह से होगी। स्प्रिंग और रॉड के अंदर पुश और पुल दोनों से आती है। पहले हम लोग स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं, और जो टेंशन फोर्स है वो होता क्या। टेंशन फोर्स को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टेंशन फोर्स में होता क्या है कि जो रस्सी है या रॉड है या जो भी चीज है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो रस्सी के मॉलिक्यूल खुद रस्सी के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है इसको टेंशन फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक स्ट्रिंग को छत से टांग देते हैं, तो कौन सी स्ट्रिंग है, हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं मासलेस स्ट्रिंग की। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग जैसे मान लीजिए हैं जो सिलाई का धागा होता है उसकी हम बात करते हैं, बहुत पतला होता है, उसका मास भी बहुत कम होता है। जब उसको छत से टांग देंगे तो वो पूरा स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि इस तरीके से ढीला पड़ा होगा, इसको हम कहते हैं स्लैक। ठीक है, स्लैक। और जब भी कोई रस्सी स्लैक होती है तो उसके अंदर कोई भी टेंशन का फोर्स नहीं होता है, वो तभी आता है जब स्ट्रिंग टॉट होती है। ठीक है, हाँ, अब स्ट्रिंग को टाइट कैसे कर सकते हैं, अगर हमने इसी रस्सी के नीचे एक ब्लॉक को टांग दिया, ब्लॉक को अटैच कर दिया,
तो जैसे ही ब्लॉक को अटैच किया तो ब्लॉक का मास m था जो नीचे जाना चाह रहा था, बट रस्सी के होने की वजह से वो नीचे नहीं जा पाएगा, और हम कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो टॉट है या टाइट हो चुकी है, और रस्सी के जैसे ही टाइट होती है तो उस रस्सी के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। क्योंकि रस्सी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकती, पुश नहीं कर सकती जैसे मैंने बताया, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन का फोर्स होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, वो हमेशा खींचता है। जैसे ये ब्लॉक नीचे गिरना चाह रहा था बट रस्सी ने उसको नीचे नहीं गिरने दिया, तो रस्सी ने इसके ऊपर जो टेंशन का फोर्स लगाया होगा वो ऊपर की तरफ लगाया होगा जिससे कि ब्लॉक नीचे गिरने से रोक पाए। तो रस्सी ने टेंशन के फोर्स लाके उसको पुल किया, खींचा है। उसी तरीके से रस्सी ने इस छत को भी अपनी तरफ खींचा होगा। क्यों खींचा होगा? अगर ये छत ढीली होती, लूज होती, तो जैसे ही आप ब्लॉक को लगाते ये रस्सी इसको खींचती और छत भी गिर जाती, मतलब रस्सी ने छत को भी अपनी तरफ खींचा होगा टी के फोर्स से। तो टी का जो फोर्स है जो रस्सी लगा रही है ये हमेशा पुल करता है, छत को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है, ब्लॉक को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसलिए टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। और अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इसके हर पॉइंट पे जो टी होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर रस्सी का मास होता तो ये टी अलग होता और ये टी अलग होता, लेकिन रस्सी अगर मासलेस है तो टी की वैल्यू रस्सी के हर पॉइंट पर सेम आती। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। ठीक है, ये हमेशा पुल करेगा। डायरेक्शन of tension force applied by string on the body is always away from the body and in the direction ऑफ स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग ने पुलिंग फोर्स लगाया है ये स्ट्रिंग की तरफ लगेगा, बॉडी से दूर स्ट्रिंग की तरफ। छत एक बॉडी है तो बॉडी से दूर स्ट्रिंग की तरफ। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि फॉर मासलेस स्ट्रिंग्स टेंशन फोर्स इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब जितना टेंशन का फोर्स रस्सी ने छत पे लगाया है उतना ही लगाया, टी की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है अगर स्ट्रिंग मासलेस होती। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग के टेंशन के फोर्स के बारे में अगर मान लो कि हम दो ब्लॉक्स को कंसीडर करते हैं, ये दो ब्लॉक्स अगर ग्राउंड पे रखे हुए हैं या ग्राउंड के पहले अगर मान लो हम छत से ही टांगते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक लगा दिया। तो अगर स्ट्रिंग बदल जाएगी तो टेंशन भी बदल जाएगी। इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T1 होगी, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगी, और ये जो स्ट्रिंग में टेंशन T1 है ये इस ब्लॉक से दूर, और यही रस्सी इस ब्लॉक को भी अपनी तरफ खींचेगी। रस्सी का जो टेंशन का फोर्स होता है अवे फ्रॉम द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ऊपर वाले की बात करें तो इसने रस्सी ने इसको इधर खींचा होगा और यही रस्सी ने छत को जो है वो अपनी तरफ नीचे खींचा होगा। तो ये टेंशन अलग है, ये टेंशन अलग है, लेकिन टेंशन का फोर्स हमेशा बॉडी से अवे इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग लगता है। ठीक है, अगर हमने दो ब्लॉक्स ग्राउंड पे रख दिए हैं इस तरीके से अटैच करके, तो अभी टेंशन का फोर्स क्या होगा? आपको देखने में भले ही लग रहा होगा कि ये स्ट्रिंग टाइट है, बट अगर आप सोचें कि अगर ये स्ट्रिंग टाइट होती तो क्या इस ब्लॉक को ये रस्सी अपनी तरफ खींचती, क्योंकि टेंशन का फोर्स खींचता है, और इस ब्लॉक को रस्सी अपनी तरफ खींचती, इस ब्लॉक को ये रस्सी अपनी तरफ खींचती, तो दोनों तरफ से ब्लॉक एक दूसरे की तरफ बढ़ते, और अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाते तो क्या रस्सी स्लैक हो जाती? तो जब भी इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे ये रस्सी हमेशा स्लैक होगी और इस रस्सी में कोई भी टेंशन का फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक पर रस्सी अगर टेंशन लगाती तो दोनों ब्लॉक सरक जाते, रस्सी ढीली पड़ जाती और टेंशन जीरो हो जाती। तो टेंशन होती कब?
टेंशन तब होती जब हम इन ब्लॉक्स को पुल करते हैं। तो जैसे मान लो ये दो ब्लॉक्स अगेन हैं और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को खींचने लगा, इस फोर्स को खींचने लगा। अब रस्सी टाइट हो जाएगी और रस्सी के टाइट होते ही इस रस्सी के अंदर टेंशन का फोर्स आ जाएगा और ये टेंशन का फोर्स उसको इधर खींचेगा, ये टेंशन का फोर्स उसको इधर खींचेगा। ठीक है, तो टी का फोर्स ये पूरी रस्सी में सेम होगा। इधर रस्सी, ये रस्सी इसको ब्लॉक को इधर खींचेगी, वही रस्सी इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी। ठीक है, तो ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। कभी कोई रस्सी होगी तो टेंशन कैसे लगानी है हमें। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग के लिए हम अलग से पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन फिलहाल ये टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। रॉड की अगर हम बात करते हैं, टेंशन इन रॉड, तो रॉड जो है वो पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। जैसे ये रॉड है मान लो और इस ब्लॉक को मैंने अटैच कर दिया। अब अगर आप इस ब्लॉक को धक्का देंगे, सॉरी इस रॉड को धक्का देंगे, तो रॉड को अगर हम धक्का देंगे फोर्स F लगाकर, तो ये रॉड इसको धक्का देगी और रॉड अगर इसको धक्का देगी तो ये रॉड को धक्का देगा, हर एक्शन का रिएक्शन। तो रॉड ने इसको धक्का राइट में दिया होगा तो ब्लॉक ने रॉड को धक्का लेफ्ट में दिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉड ने ब्लॉक पर टेंशन का फोर्स किधर लगाया, तो रॉड ब्लॉक को धक्का दे रही है, इसलिए रॉड ने ब्लॉक पर टेंशन का फोर्स अब राइट में लगाया है। तो जब तक रस्सी होती थी तो अगर मान लीजिए यही एक रस्सी होती तो रस्सी को धक्का देते तो रस्सी तो मुड़ जाती, स्लैक हो जाती, तो रस्सी कभी भी पुश नहीं कर सकती है। बट अगर ये रॉड है मान लेते हैं तो रॉड पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। तो रॉड की वजह से टेंशन बॉडी में दूर भी लग सकती है, रस्सी से दूर भी लग सकती है। और वही अगर इस रॉड को अगर आप पुल करते, ये ब्लॉक से बांध कर अगर आप पुल करते, तो पुल करने पर मान लीजिए फोर्स मैंने इधर लगाया, तो अब ये रस्सी या रॉड इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती और ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती, तो अब इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन का फोर्स लेफ्ट में लगता। ठीक है, तो रॉड के केस में ये फोर्स कह सकते हो पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। स्प्रिंग की बात करते हैं। टेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है कि हम अगेन अपने सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग को हम जो लेते हैं, ये स्प्रिंग हमेशा मास लेस मानी जाती है या मास इतना कम है कि हम उसके मास को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और इस स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है जिसमें ना तो कोई कंप्रेशन है ना कोई एक्सटेंशन है, तो ये इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। और अगर मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक को अटैच भी कर दिया है तो अभी ये ब्लॉक पर ये स्प्रिंग ने कोई फोर्स नहीं लगाया होगा, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग ना तो पुश करेगी ना पुल करेगी। बट अगर मान लेते हैं कि आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके ये ब्लॉक जो है ये इधर आ गया है और इसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, तो अगर इस ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन ये थी और इस ब्लॉक की फाइनल पोजीशन ये है, अगर आपने इस ब्लॉक को x के अमाउंट से कंप्रेस किया है तो जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन का फोर्स आता है, अच्छा अब ये स्प्रिंग इसको किधर फोर्स लगा रही है, पुश कर रही है, तो हम कहेंगे स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन का फोर्स आया है ये टेंशन इसको पुश कर रहा है, ब्लॉक को पुश कर रहा है टेंशन का फोर्स। वहीं अगर अगर हमने इस स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ा दिया होता, इस पे एक्सटेंशन दे दिया होता, तो स्प्रिंग की लेंथ को अगर हम बढ़ा देते, नेचुरल लेंथ से थोड़ी लेंथ बढ़ा देते और ये ब्लॉक इधर आ जाता, तो हम ये कह सकते हैं कि अब यही स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है। तो अब मैंने इसको x के अमाउंट से राइट में ब्लॉक को खींच दिया है, तो स्प्रिंग की लेंथ भी बढ़ गई है। लेकिन अब जब इस डायग्राम को आप देखते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी, तो अब टेंशन का फोर्स उसको पुल कर रहा है। स्प्रिंग का लगाया हुआ फोर्स टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग ने इस ब्लॉक को पुश किया तो टेंशन का फोर्स पुश कर रहा है, स्प्रिंग ने इस ब्लॉक को पुल किया तो टेंशन का फोर्स पुल कर रहा है। और ये जो टेंशन का फोर्स होता है ये इस बात के प्रोपोर्शनल होता है कि आपने स्प्रिंग की लेंथ को कितना घटाया या कितना बढ़ाया है।
और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम के कहते हैं। के का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, एक ही बात है। ये स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कैसी बनी है, कितने ज्यादा टर्न्स हैं, कौन सा मटेरियल है, इन सब के ऊपर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो ये के एक कांस्टेंट है, और ये जो टेंशन स्प्रिंग लगाती है जो पुश करने में या पुल करने में, ये इसकी वैल्यू के एक्स के बराबर हो जाती है। ये स्प्रिंग का फोर्स है। टेंशन ये भी है, टेंशन रस्सी में भी होती है, टेंशन रॉड में भी होती है। रस्सी में टेंशन हमेशा पुल करती है, रस्सी में टेंशन पुश नहीं कर सकती है, लेकिन रॉड में टेंशन पुश पुल दोनों कर सकती है। स्प्रिंग में टेंशन पुश पुल दोनों कर सकती है। स्प्रिंग पे लगाया हुआ टेंशन का फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है या कितना इलॉन्गेशन है। अगर एक्स का कंप्रेशन या इलॉन्गेशन है तो स्प्रिंग का फोर्स के एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसा हमने आज टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि जो न्यूटन के 3 लॉज हैं उनको डिटेल में समझना। हर एक लॉ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, और न्यूटन के 3 लॉज का फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन हम सीखेंगे, पुलीज आएंगी, ये सारे फोर्सेस एक साथ एक ही डायग्राम में आएंगे। हम किसी भी बॉडी का जब डायग्राम बनाएंगे फोर्सेस को लेके, उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक से हम पढ़ेंगे, तभी हम जाके जाकर थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे। तो आगे आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें मैं आपको ये सारे फोर्सेस एक संग लेके आऊँगा, न्यूटन के तीनों लॉज सीखेंगे, और फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम फोर्स का यूज़ करके किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, किसी रस्सी में टेंशन निकालनी होगी टेंशन निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है।